हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन हमने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया है और उम्मीद है कि उसी से सारा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। साथ ही दोस्तों, हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया था, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रोस्टेट का और करंट का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन सारा चीज़ हम लोग दे रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट का और करंट का देख चुका है और अभी हम लोग ऑप्टिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें हमने 20 तक क्वेश्चन आपको बताया हुआ है और 20 के बाद 21 नंबर से क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन बोला गया क्या, खगोलीय दूरदर्शक क्या है। आपको बोला गया है खगोलीय दूरदर्शक क्या है। देखिए आपको क्लियर है, नाम से खगोलीय का मतलब होता है आकाशीय, ठीक है, यानी कि वैसा दूरदर्शक जो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग खगोलीय दूरदर्शक कहते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, यह एक अपवर्तक दूरदर्शक होता है, अपवर्तक प्रकार का दूरदर्शक होता है जो विशेष रूप से आकाशीय पिंड जैसे ग्रह, नक्षत्र, सितारे, उल्कापिंड इत्यादि को देखने के लिए, इत्यादि का प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये लाइन आपका नहीं होगा। अब देखिए है क्या, खगोलीय दूरदर्शक के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है जनरली वो क्या होता है, आपका उल्टा प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है और चूंकि प्रतिबिंब उल्टा होता है तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर के वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पृथ्वी पर के वस्तु को इससे देखेंगे तो सारा वस्तु आपको जो है उल्टा नजर आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शक जो होता है इसका प्रयोग हम लोग पृथ्वी पर के वस्तु को देखने के लिए नहीं करते हैं। आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि खगोलीय दूरदर्शक का प्रयोग हम लोग पृथ्वी पर के वस्तु को देखने के लिए नहीं करते, कारण बताइए। तो होता क्या है कि जब हम लोग पृथ्वी पर के वस्तु को हम लोग खगोलीय दूरदर्शक से देखते हैं तो सारा वस्तु आपका उल्टा नजर आता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शक से हम लोग पृथ्वी पर के वस्तु को नहीं देखते हैं। अब पूछा जाए कि पृथ्वी पर के वस्तु को देखने के लिए, ज़्यादा अधिक दूरी के वस्तु को देखने के लिए हम लोग कौन सा टेलीस्कोप यूज करेंगे। तो आपके पास एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, TERRIAL, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है जो आपका खगोलीय दूरदर्शक जो होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, खगोलीय दूरदर्शक को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। इसी को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से उत्तल लेंस लगाते हैं जो क्या करता है कि इमेज को सिर्फ उल्टा कर देता है, जिसके कारण इसको हम लोग इरेक्टिंग लेंस कहते हैं। अगर बाय द वे आपसे पूछा जाए इरेक्टिंग लेंस क्या होता है, तो इरेक्टिंग लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो प्रतिबिंब को सिर्फ उल्टा करने का काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या करते हैं, एक इरेक्टिंग लेंस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उसको प्रयोग करने के बाद क्या होता है, जो आपका इमेज बनता है वो आपका सीधा हो जाता है और उस तरह के टेलीस्कोप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप करते हैं, जिसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग पृथ्वी पर के बहुत अधिक दूरी पर रखे गए वस्तु को देखने के लिए हम लोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोला गया क्या, आपेक्षिक अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक, देखिए आपेक्षिक जब कभी भी चर्चा होगा तो आपेक्षिक का मतलब होता है कंपैरिजन करना दो चीज का, ठीक है। यहाँ आपेक्षिक अपवर्तनांक है मतलब दो अपवर्तनांक का अनुपात है। तो देखिए क्या बोला गया है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक
निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है अपवर्तनांक का। तो दो माध्यम का अगर दो माध्यम का अगर अपवर्तनांक देखा जाए कैसा, एब्सोल्यूट अपवर्तनांक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो इसके अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक हम लोग बोलेंगे। यदि किसी माध्यम में अपवर्तनांक को हम लोग μ1 से दिखाते हैं एवं दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को μ2 से दिखाया जाएगा, तो एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का, तो पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक हम लोग कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग लिखे आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपका μ2 हो जाएगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक आपका μ1 हो जाएगा। तो μ2 बाय μ1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक हम लोग कहेंगे। तो ये दोनों का अनुपात आपका क्या कहलाएगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक आपका कहलाएगा। क्लियर। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक समझ में आ गया। अब आपेक्षिक अपवर्तनांक भी एक प्रकार का अनुपात होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, मतलब इसका किसी भी तरह का यूनिट आपका नहीं होगा। क्लियर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर दिखाया गया μ2 बाय μ1 को हम लोग क्या दिखाए, μ12 लिखे हैं, जो कि आपका क्या दिखाता है, अपवर्तनांक को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझावे। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए अगर देखा जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां फिगर आ जाएगा उसको आप लोग कृपया करके नोट्स में छाप लीजिएगा, इसको नोट बनाते समय लिख लीजिएगा कैसे हम दिखा रहे हैं। देखिए क्या बोला जाता है, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। देखिए हम लोग समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई अक्ष है जिसके ऊपर का अपवर्तनांक μ1 है, नीचे का अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। अब क्या है, देखिए प्रकाश जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। प्रकाश जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। सपोज मान लीजिए आपका प्रकाश है, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या गया, थोड़ा सा दूर चला गया। क्यों, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। तो ये वाला कोण हो गया आपका आपतन कोण I, और ये वाला कोण हो गया आपका अपवर्तन कोण R। अब क्या करते हैं, अगर आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान में और वृद्धि होगा। देखिए अपवर्तन कोण का मान अब ये R हो गया और ये अब I का काम करेगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दें, थोड़ा सा एंगल हम लोग और बढ़ा दें तो अपवर्तित किरण ये आपका इधर निकल जाता है। ये तो देखिए ये अभिलंब के साथ कितना बनाया, 90 डिग्री बना दिया। तो हम लोग कह सकते हैं आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, यानी अब जो ये I मिल रहा है, ये I अब किसके बराबर हो गया, क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। अब जब क्रांतिक कोण से भी ज्यादा ले लिया जाए, यानी ये एंगल अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, यानी ये एंगल I का मान जो है ज्यादा हो जाएगा क्रांतिक कोण से, तो लाइट क्या होगा, अपने ही माध्यम में वापस हो जाएगा। अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो अपवर्तित किरण जो होगा पूर्णतः अपने ही माध्यम में वापस हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। देखिए क्या बोला गया है
जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो अपवर्तित किरण, देखिए आपका लिखा गया है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो अपवर्तित होने वाली किरण जो है पूर्णतः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अभी जो हम लोगों ने फिगर बनाया था वो फिगर बना दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपतन कोण का मान जो होता है वो क्या होता है? क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। देखिए क्या है, यदि आपतन कोण को I से दिखाया जाए, क्रांतिक कोण को C से दिखाया जाए, तो आपतन कोण जो कि I है ये ग्रेटर देन किसका होगा? क्रांतिक कोण का, यानी कि I जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा C का, यानी कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के आभासी समय को समझाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के आभासी समय को समझाना है। तो देखिए क्या बोला गया है, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का घनत्व अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। एवं ऊपर की ओर जाने पर घनत्व का मान जो होता है वो क्या होता है? घटते जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं घनत्व का मान में क्या होता है? कमी होते जाता है। जब सूर्य की किरणें निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरणें अपवर्तित हो जाती है, एवं जब किरणें वायुमंडल की सतह पर आपतित होती है तो विचलन का मान महत्तम हो जाता है। अब ज्यादा विचलन होने के कारण क्या होता है? अपवर्तन के कारण यह प्रकाश की किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती है, जिससे सूर्य का आभासी प्रतिबिंब वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई देता है। यानी कि अगर मान लीजिए सनलाइट पहले यहाँ पर था, जब ये आ रहा था यहाँ पर तो अपवर्तन के कारण ये थोड़ा सा झुक गया, और इसको जब पीछे बढ़ाया जाए तो अब ये सन कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। मतलब देखिए यहाँ का चीज अभी आपका क्या हुआ? ऊपर दिखाई दिया। यही यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। और इसी 2 मिनट के अंतर के कारण कहा जाता है कि वास्तविक सूर्योदय एवं आभासी सूर्योदय के बीच 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही वास्तविक सूर्योदय एवं आभासी सूर्योदय तथा वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। जबकि कहा जाए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच वास्तविक रूप से लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जो होता है वास्तविक रूप से लगभग 4 मिनट का अंतर होता है, लेकिन अगर किसी एक के बारे में कहा जाए वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त तो 2 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसी के कारण जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो इसका आकार जो होता है थोड़ा चपटा दिखाई देता है। क्षितिज का मतलब क्या होता है कि आप सामने में, ऐसा स्थिति में क्या होता है, सूर्य हमको थोड़ा सा चपटा टाइप का दिखाई देता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियर दोस्तों? अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में उसको सुधार देने के लिए, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। क्या है कोणीय वर्ण विक्षेपण? हम लोग जानते हैं कि आपके पास जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। अब किसी भी 2 रंग, कोई भी 2 रंग के बीच का जो कोण होगा, कोई भी 2 रंग, यानी कि वर्ण विक्षेपण के बाद जो आपको 7 कलर मिल रहा है, किसी भी 2 रंग के बीच का जो कोण होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे हम लोग। देखिए क्या बोला गया है कि विक्षेपित प्रकाश के किसी भी 2 रंगों के किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, यानी जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण के दौरान क्या होता है
कि 7 रंग में विभक्त होता है, तो किसी भी 2 रंग के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण हम लोग कहते हैं। तो यदि मान लीजिए लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा आर हो, बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा भी हो, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जिसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं, थीटा बराबर हो जाएगा डेल भी माइनस डेल आर। मतलब 2 रंग हो गया आपका वायलेट एवं रेड। तो देखिए वायलेट एवं रेड, इस दोनों का अंतर यानी रेड का, वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन, इस दोनों का जो अंतर होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलेंगे, जिसको हम लोग थीटा से दिखाते, थीटा बराबर क्या होगा, डेल भी माइनस डेल आर हो गया। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाना है तो क्या कीजिएगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या कि डेल इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। जो डेल का फॉर्मूला होता है ये कितना होता है, तो डेल इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तनांक बोलते हैं। हम लोग जानते हैं म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण, हम लोग जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, डेल भी माइनस डेल आर होता है। अब एक्चुअल में जो डेविएशन होता है, डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अगर डेल भी के बारे में बोला जाए तो ये क्या होगा, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। उसी तरह से अगर डेल आर के बारे में बोला जाए तो ये क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी कि यहाँ पर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, इसको यहाँ तक लिखा गया था। अब जानते हैं थीटा इक्वल टू डेल भी माइनस डेल आर। तो डेल भी का वैल्यू क्या है, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल आर, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। जब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1 और ए को पूरे से क्या किए, बाहर निकाल दिए। अब अगर यहाँ देखिए माइनस 1 प्लस 1 आपका कैंसिल हो गया, तो म्यू भी माइनस म्यू आर हो जाएगा, तो म्यू भी माइनस म्यू आर हो गया, साथ में क्या बच गया, ए बच गया। तो थीटा बराबर हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण हम लोग कहेंगे। क्लियर। ये हो गया थीटा, जो कि आपका क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सिव पावर। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव पावर बोलेंगे। देखिए हम लोग इससे पहले देख चुके कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, किसी भी 2 रंग का जो विचलन होता है उस विचलन कोण के अंतर को, या हम लोग बोले कोई भी 2 रंग का जो बीच का कोण होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण को यानी कि थीटा को अगर मीन डेविएशन से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन के दौरान क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के दौरान किसी भी 2 रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण कोण, कोई भी 2 रंग के कारण जो है वर्ण विक्षेपण कोण जो बनेगा, एवं माध्य रंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यदि कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान, वर्ण विक्षेपण कोण का मान थीटा हो एवं माध्य रंग का विचलन डेल्टा वाई हो, तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है आपका, कोणीय वर्ण विक्षेपण बाय माध्य रंग का विचलन। क्या होता है आपका, माध्य रंग का विचलन। माध्य रंग जो होता है यहाँ पर, माध्य रंग के रूप में हम लोग क्या करते हैं, येलो कलर को लिखते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से दिखाते हैं और डेविएशन को डेल से दिखाते हैं। तो मीन कलर जो होता है येलो माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख चुके थे डेल भी माइनस डेल आर बाय क्या हो गया, डेल वाई हो गया। क्लियर। अब लोग जानते हैं कि डेल बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, हम लोग ये जानते हैं।
देखिए हम लोग अभी इसी को देख रहे हैं। अभी हम लोग जान रहे हैं क्या कि ओमेगा इक्वल टू थीटा वाई, डेल वाई देख लिए, थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डेल वी माइनस डेल आर बाय क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। अब डेल इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए, तो डेल वी क्या होगा, म्यू वी माइनस वन इंटू ए, डेल आर क्या होगा, म्यू आर माइनस वन इंटू ए, डेल वाई क्या होगा, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। सो ओमेगा इक्वल टू बात कहा जाए डेल वी माइनस डेल आर, म्यू वी माइनस वन इंटू ए, डेल वी माइनस डेल आर, म्यू आर माइनस वन इंटू ए, डिवाइड बाय नीचे में क्या है, डेल वाई, डेल वाई को क्या लिखेंगे, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। चलिए इसके नीचे हम लोग यहां पर दिखा देते हैं, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। अगर ऐसा देखा जाए तो देखिए ए तो आपका कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए, और बाय में क्या हो गया, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। तो देखिए ए तो हम लोग कैंसिल कर चुके थे, माइनस वन प्लस वन आपका कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू बच गया म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस वन, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस वन। देखिए यहाँ भी लिखा ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस वन। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता हम लोग कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम लोग, ओमेगा से दिखाएंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता को। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्या सरल सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी कुछ नहीं है, बस एक प्रकार का लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी बहुत कम होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है जिसका फोकस दूरी क्या होता है, काफी कम होता है। फोकस दूरी क्या होता है, काफी कम होता है। देखिए क्या सरल सूक्ष्मदर्शी एक अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जिसके एक ओर प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच में जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो दूसरे ओर वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी कारण से इसे आवर्धित लेंस भी कहा है। जब हम लोग वस्तु को यहाँ रखेंगे, हम लोग यहाँ रखेंगे तो देखिए ये लाइट आपका इस तरह से जाएगा और इधर का फोकस पर आपको कुछ इस तरह से जाएगा कि लाइट आपका ऐसे करके जाए। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका जिसको हम लोग आवर्धित प्रतिबिंब हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये अल्प फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण से इसको हम लोग आवर्धित लेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है, क्या हीरा चमकदार होता है क्यों। देखिए यहां दो चीज का काम है, एक है आपका अपवर्तनांक, दूसरा होता है क्रांतिक कोण। एक है आपका अपवर्तनांक, दूसरा क्या होता है, क्रांतिक कोण। तो हीरा के बारे में कहा जाए तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, जबकि क्रांतिक कोण का मान कितना था, 24.4। ठीक है, अब यहां पर क्या है, क्रांतिक कोण ज्यादा होता है, तो क्रांतिक कोण के ज्यादा होने के कारण जब इसको हीरा को एक सही तरीका से अगर काट दिया जाए तो लाइट उसमें जाने के बाद कई बार परावर्तित होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, परावर्तित होता है, यानी उसके अंदर ही वो क्या होता है, घूमते रहता है, और उसके अंदर ही घूमते, देखिए क्या बोला गया, जब अपवर्तनांक का मान 2.42 एवं क्रांतिक कोण का मान 24.4 होता है, जब हीरे के टुकड़े को उचित प्रकार से काटा जाता है तो इसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण इसके अंदर कई बार कई स्थानों से क्या होता है, परावर्तित होता है, जिस कारण से यह चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब अभी ऐसे लाइट गया, फिर इसी में ऐसे करके बाहर निकला, तो देखिए लाइट एक बार यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो इस तरह से जब लाइट निकलता है तो लगता है क्या चमक रहा है, ऐसा उसमें क्या होता है, एक चमक जैसा दिखाई देता है। ये सामान्य शीशा में भी होता है, लेकिन उसको उस तरीका से काटा जाएगा। यदि एक समान रूप से कटे हुए कांच के टुकड़े को लिया जाए
तो प्रकाश के अनेकों आपतित किरणें कांच के टुकड़े में एक दूसरे से निर्गत होती है, जिसके कारण कांच भी हीरा की तरह प्रतीत होता है। यानी कि अगर एक समान रूप से अगर कांच का टुकड़ा को काट दिया जाए तो उसमें भी ये चीज देखने को मिलता है। ऐसा महसूस होता है कि लाइट का जो है कई बार उसके अंदर परावर्तित हो रहा है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि हीरा जो है चमकदार प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है। अच्छा, पूछा जाएगा आपका क्या कि हीरा किस कारण से चमकता है। तो हीरा का चमकना भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। परावर्तन तो होता है लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना लाइट जाता है वही लाइट क्या होता है उसके अंदर घूमते रहता है और वापस फिर निकल जाता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि जो हीरा होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपका कार्य करता है। क्लियर। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या बोला गया है देखिए। बोला गया लेंस की शक्ति को समझाएं। लेंस की शक्ति का मतलब होता है पावर, यानी कि पावर ऑफ लेंस आपको बताना है कि क्या होता है। देखिए जब लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर पड़ता है ना तो उससे बाहर निकलते समय वो क्या होता है कि मुड़ जाता है। ठीक है, मुड़ जाता है किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। तो कितना लाइट को, आपतित किरण को कितना मोड़ा जाए, कितना एंगल पर वो मोड़ रहा है, ये कैपेसिटी किसी भी लेंस के लिए जो है उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, या हम लोग दूसरे शब्द में कहेंगे तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का शक्ति कहते हैं। क्या कहा गया देखिए, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का शक्ति कहा था, ये भी हम लोग कह सकते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की शक्ति बराबर क्या था, 1/4 फोकस दूरी मतलब 1/f। यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लिया जाए तो पावर हम लोग देख रहे थे अभी, पावर आपका क्या था 1/f था ना। हम लोग क्या करेंगे 1/f अगर सेंटीमीटर में है तो 100 से भागा देंगे तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 100/f हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/f हो जाता है। अगर ऐसा ही मात्रक के बारे में कहा जाए तो नीचे में फोकस है, या फोकस का यूनिट एक प्रकार का लंबाई है, मीटर होता है, तो पर मीटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर कहते हैं। तो लेंस की शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्लियर। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक भेजें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।